हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए पांचवा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पांचवें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस पांचवें प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर देखें। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पांचवें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मेसोफिल ऊतक जिम्मेदार होता है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 9 दिसंबर के बाद में होने वाला है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हमने ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 11,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इसी के साथ में आपको मेरे भाई फ्री मिलने वाला है क्या, आपको 1 साल का कंप्लीट करंट अफेयर्स मिलने वाला है। ठीक है, उसी के साथ में 27 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में आपके जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं उन एग्जाम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 9 दिसंबर के बाद में होने वाला है वो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 88 का संबंध यहाँ पर 68 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 88 से यहाँ पर 68 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 76 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 88 से यहाँ पर 68 कैसे बना है। तो मेरे भाई 88 से यहाँ पर 68 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 88 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 8 का गुणा 8 के साथ में करेंगे तो बन जाएगा 64। अब 64 से 68 कैसे बनेगा,
तो ध्यान से देखिए, यदि हम 64 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें, तो 64 और 4 मिलकर बन जाएगा 68। और मेरे भाई ध्यान से देखिए, 68 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 76 के अंदर है, और इस 76 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 76 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मेरे भाई 76 की दोनों संख्याओं को सबसे पहले आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 76 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7 छिके 42। और मेरे भाई जिस प्रकार से 64 के अंदर +4 किया गया है, उसी प्रकार से हम 42 के अंदर भी क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो 42 और 4 मिलकर बन जाएगा 46। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 46। अब हमें देखना है कि संख्या 46 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 46 हमें दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके सामने जो भी आकृति दिखाई दे, सबसे पहले उस आकृति के अंदर आपको क्या करना है, सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 2 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 3 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 4 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 5 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 6 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 7 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, और 8 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये। यानी कि इस आकृति में सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं। अब इसी के साथ में हम क्या करेंगे, डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, डबल फलक वाले त्रिभुज बनेंगे कहाँ से कहाँ तक है, तो त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा एक त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। इसी के साथ में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, यदि हम त्रिभुज नंबर 5 और त्रिभुज नंबर 4 इन दोनों आकृतियों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज और बनेगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। अब इसी के साथ में देखिए मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यदि हम त्रिभुज नंबर 7 और त्रिभुज नंबर 6 इन दोनों आकृतियों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। अब मेरे भाई इसी के साथ में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए डबल फलक वाला त्रिभुज बनेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि त्रिभुज नंबर 1 और इस खाली जगह को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। इसी के साथ में मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम त्रिभुज नंबर 2 और इस खाली जगह को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। अब मेरे भाई यहाँ से क्या करेंगे, यानी कि हमने सिंगल फलक वाले त्रिभुज काउंट कर लिए, डबल फलक वाले त्रिभुज भी काउंट कर लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिपल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, कलर अच्छे से चेंज करते हैं ताकि आपको स्पष्ट और अलग दिखाई दे। मेरे भाई ध्यान से देखिए, ट्रिपल फलक वाला त्रिभुज बन जाएगा, एक तो बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज ये बन जाएगा। ठीक है, ट्रिपल फलक वाला। इसी प्रकार से मेरे भाई ध्यान से देखिए, एक ट्रिपल फलक वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक ये वाला बन जाएगा, तो 2 त्रिभुज ये हो गए। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +2 और कर देंगे। ठीक है, अब इसी के साथ में हम क्या करेंगे, 4 फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 4 फलक वाले त्रिभुज कहां से कहां तक बनेंगे, तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज नंबर 4, त्रिभुज नंबर 5, त्रिभुज नंबर 6 और त्रिभुज नंबर 7, इन चारों को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। ठीक है,
इसी के सामने आप ध्यान से देखिए, जस्ट इसके ऊपर इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर इन सभी आकृतियों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। ठीक है मेरे भाई, कितने बन गए? दो त्रिभुज। अब इसी के साथ में आप ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बड़ा वाला बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और एक जस्ट इसके विपरीत बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितने त्रिभुज बन गए? चार त्रिभुज। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? +4 और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है? तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इन सभी को टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, 8 और 1 मिलकर बन जाएगा 9, 9 और 1 मिलकर बन जाएगा 10, 10 और 1 मिलकर बन जाएगा 11, 11 और 1 मिलकर बन जाएगा 12, 12 और 1 मिलकर बन जाएगा 13, 13 और 2 मिलकर बन जाएगा 15, 15 और 4 मिलकर बन जाएगा 19। यानी कि हमारे सामने जो आकृति दी गई है, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 19। अब हमें देखना है कि 19 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 19 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, ऐसी कितनी संख्या है जिसमें से प्रत्येक संख्या के ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में प्रतीक चिन्ह है? मेरे भाई ये चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में प्रतीक चिन्ह है। यानी कि ध्यान से समझिए, आपसे पूछा गया है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है 5, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि इस संख्या के ठीक पहले तो कोई अक्षर है, यानी कि कोई भी अल्फाबेट लेटर हो सकता है ए से जेड तक। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ए है, ठीक है, और एस से इसके आगे यानी कि इस संख्या के आगे कोई भी प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसके आगे कोई भी प्रतीक चिन्ह हो सकता है, जैसे प्रतिशत का हो सकता है, @ का हो सकता है, डॉलर का हो सकता है, कैसा भी चिन्ह हो सकता है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे कैसे, तो एक बार इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें एक संख्या दिख रही है 6। अब यहाँ पर देखिए 6 से जस्ट पहले हमें अक्षर भी दिख रहा है और इस 6 के बाद में हमें प्रतीक चिन्ह भी दिख रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या हो जाएगी ये। इसी प्रकार से देखिए इसके आगे है 2। ठीक है, तो देखिए 2 से जस्ट पहले क्या है? अक्षर है, और 2 के जस्ट बाद में क्या है? प्रतीक चिन्ह है। तो दूसरी संख्या हो जाएगी ये। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या है? 8 है। अब ध्यान से देखिए 8 से जस्ट पहले क्या है? अक्षर है, और 8 के जस्ट बाद में क्या है? प्रतीक चिन्ह है। तो तीसरी संख्या हो जाएगी ये। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या है? 5। तो 5 से जस्ट पहले भी क्या है? प्रतीक चिन्ह है, और जस्ट बाद में भी क्या है? प्रतीक चिन्ह है। तो ये संख्या काउंट नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या है? 9। तो मेरे भाई 9 से जस्ट आगे क्या है? प्रतीक चिन्ह, और मेरे भाई 9 के जस्ट बाद में क्या है? यानी कि यहाँ पर है अक्षर। तो यहाँ पर बोला गया था कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? अक्षर होना चाहिए, और बाद में क्या होना चाहिए? प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। तो ये 9 भी काउंट नहीं होगा। इसके आगे देखिए मेरे भाई क्या है? 4। देखिए ध्यान से, 4 से जस्ट पहले क्या है? अक्षर है, और 4 के जस्ट बाद में क्या है? प्रतीक चिन्ह है। तो एक संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आगे क्या है? 7 है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 7 से जस्ट पहले क्या है? प्रतीक चिन्ह, और 7 के जस्ट बाद में क्या है? अक्षर। तो ये 7 भी काउंट नहीं होगा। तो मेरे भाई ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनसे ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में प्रतीक चिन्ह है? तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो ऐसी 4 संख्याएं हैं जिनसे ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, अब हमें देखना है कि 4 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर 4 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 24, 24 के बाद में दिया गया है 29, 29 के बाद में दिया गया है 31, 31 के बाद में दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 38 और 38 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज के अंदर सबसे पहले दिया गया है 24, 24 से कितना बन रहा है 29, तो 24 से 29 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 24 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 24 और 5 मिलकर बन जाएगा 29। फिर देखिए 29 से कितना बन रहा है 31, तो 29 से 31 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 29 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 29 और 2 मिलकर बन जाएगा 31। फिर आगे देखिए 31 से कितना बन रहा है 36, 31 से 36 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 31 में क्या कर दें +5 कर दें तो 31 और 5 मिलकर बन जाएगा 36। फिर देखिए 36 से कितना बन रहा है 38, तो 36 से 38 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 36 में क्या कर दें +2 कर दें तो 36 और 2 मिलकर बन जाएगा 38। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 38 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ +2, उसके बाद में क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ +2, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है +5 +2 +5 +2। अब इस +2 के बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा +5, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 38 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 38 के अंदर +5 कर देंगे तो 38 और 5 मिलकर बन जाएगा 43, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 43। अब हमें देखना है कि संख्या 43 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 43 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर ने और ऑप्शन डी है सी गोपालाचारी ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए गुजरात राज्य, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य और ऑप्शन डी है केरल राज्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है
गुजरात राज्य। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस प्रश्न का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1857 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1947 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1919 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1930 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वर्ष 1857 में। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि रोलेक्ट एक्ट कानून भारत में कब पारित किया गया था? तो मेरे भाई याद रखना, भारत में रोलेक्ट एक्ट कानून पारित किया गया था वर्ष 1919 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ल्यूकोप्लास्ट का रंग निम्न में से कैसा होता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न का आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें या फिर इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट जरूर कर लें, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये रंगहीन होता है। ठीक है, तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1907 में, ऑप्शन बी वर्ष 1923 में, ऑप्शन सी वर्ष 1919 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1930 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वर्ष 1930 में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए तापमान बढ़ाना, ऑप्शन बी है यूवी किरणों को अवशोषित करना, ऑप्शन सी है वर्षा करना, और ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण बढ़ाना। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी, वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य है यूवी किरणों को अवशोषित करना। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को जो 2 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025-26 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025-26 के लिए करीब 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025-26 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है और उस बचे हुए समय के अंदर आप एक बार सरसरी निगाहों से इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से देख लेते हैं तो एग्जाम के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और जितने भी अभ्यर्थी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी हमने करीब 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों के अलावा करीब 51 प्रैक्टिस सेट भी तैयार किए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकता है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 51 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। और इन 51 प्रैक्टिस सेटों से आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर पेपर किस लेवल का और किस टाइप से आता है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से स्वेज नहर जोड़ती है। मेरे भाई जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि स्वेज नहर किन्हें जोड़ती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो स्वेज नहर है ये लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहा जाता है ऑक्सीकरण। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। क्लास यदि आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। ठीक है।